नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। जैसा कि इस वक्त जम्मू जो है वो लॉकडाउन में है और लॉकडाउन में जाने की वजह कोविड के बढ़ते मामले, लगातार जो मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। 3400 का जो पर डे फिगर है वो हमने क्रॉस कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन के बावजूद आंकड़ों में जहां कमी होनी चाहिए थी वहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। सीधा सीधा इशारा ये है कि लोग SOPs, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे और कुछ मिथ्स भी हैं, यानी कि खुद से ही इलाज कर लेना और फिर जब हालात ख़राब हो तो अस्पताल पहुंचना और फिर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर पाना। तो वो क्या मिथ हैं और कहाँ गलतियां हो रही हैं, ये सब जानने के लिए हम इस वक्त आए हैं GMC में और हमारे साथ हैं MD कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर राकेश बहल। इनसे हम जानेंगे कि कहाँ पर जो है वो लोग चूक कर रहे हैं और लोगों से भी मेरी अपील है कि इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से और गंभीरता से देखिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा आपने मेरे ओपनिंग में सुना कि लोग जो हैं वो शायद SOPs का पालन नहीं कर रहे। लॉकडाउन में हम लोग हैं लेकिन फिगर बढ़ रहा है पॉजिटिव केसेस का। आपको क्या लगता है एज ए डॉक्टर कि कहाँ गलती हो रही है? गलती एक तो यह है परसेप्शन के लेवल पे है। जैसे किसी को भी कोई खांसी जुकाम होता है, पहले वो ये सोचता है कि मेरे को तो ये कोविड हो ही नहीं सकता। वो कहता है मेरे को सीजनल, जैसे आम खांसी जुकाम सीजन की चेंज होने पे होते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरे को सीजनल एलर्जी है, तो उस चक्कर में वो थोड़ी चूक कर जाते हैं, डिले कर जाते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है कि खुद तो ठीक है, आपने अगर अपना ध्यान नहीं किया, अपना टेस्ट नहीं करवाया, पर इनएडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली अगर हम पॉजिटिव हैं, हम कितनों को अपने जो आसपास हैं उनको इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। मेरे नोटिस में कई लोग आए जो सिक थे, बुखार है, खांसी जुकाम है, मगर कहते हैं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, टेस्ट नहीं करवाना, वो तो पॉजिटिव कर देंगे। हम कोई शौक से किसी को पॉजिटिव नहीं, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव होगा नेगेटिव आएगा। लोगों को ये लगता है हॉस्पिटल गए तो पक्का टेस्ट करने पर हमें पॉजिटिव कर देंगे। तो कितने ही लोग टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे। ऐसे कई लोग आपके पास अब हमें कई बार फ़ोन पे बोलते हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ट्रीटमेंट बताइए। जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, पहले आप कोविड टेस्ट करवाइए, नहीं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल मत भेजिए, हमें पॉजिटिव हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, घर में इतना ही प्रॉब्लम है। तो एक रिलक्टेंस टू गेट टेस्टेड है, उसके अंदर उनको ये शायद डिनायल मोड में आ जाते हैं कि हमें कोविड नहीं हो सकता। एक कारण तो ये है, उसमें डिले हो जाता है और हम कईयों में दूसरों में इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाते हैं। दूसरा जो पर्सनल प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना, कुछ दिन पहले तक लोग इसमें बड़े कैजुअल थे, अब हफ्ता 10 दिन से लग रहा है कि लोग सीरियस हो गए हैं। मगर जिनको उन दिनों इन्फेक्शंस हुई उनके केस में सिकनेस आजकल शो कर रही है या पॉजिटिविटी आजकल शो कर रही है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि जब से ये लोगों ने अब स्ट्रिक्टली पर्सनल प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है, तो और हफ्ता 10 दिन के बाद ये जो स्कोर हमारा बड़ा डेली काउंट हाई जा रहा है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि अगर इस हिसाब से प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखे गए तो केसेस में जो कमी है वो ज़रूर आएगी। अब लोगों के बिहेवियर में सीरियसनेस दिख रही है जो कि आज से 8-10 दिन पहले तक नहीं थी। अब लोग शायद डर भी गए हैं, जब नेशनल फिगर दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो अब वो जो डिनाइल मोड पे रहते थे वो थोड़े से कम हो गए हैं। ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, पर लगता तो यही कि सभी तरफ की ऐसे ही होगा। सर, बहुत से लोग जो हैं वो घर में ही जो है वो इलाज करना शुरू कर देते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, और क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत से बड़े बड़े नेता या अभिनेता जब भी कोविड पॉजिटिव हुए उनकी तरफ से ट्वीट आता है कि फीलिंग सम कोविड सिम्टम्स, सेल्फ आइसोलेटिंग माई सेल्फ। तो वो खुद को जो सेल्फ आइसोलेट करते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो सर, ये सेल्फ आइसोलेट करने का ट्रेंड कितना सही है और किस हद तक सही है? सेल्फ आइसोलेट करना एक तरफ से तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा, और सेकेंडली आप अनाउंस कर रहे हो कि मेरे में सिम्टम्स आ रहे हैं या मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। उससे क्या होता है, जो लोग कुछ दिन पहले तक आपके कांटेक्ट में आए थे वो अलर्ट हो जाते हैं, वो अपना ध्यान करना शुरू कर देते हैं और जिस जरूरत पड़ने पे टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो सेल्फ आइसोलेट करके डिक्लेयर करना एक बड़ी पॉजिटिव स्टेप होता है। मगर सेल्फ आइसोलेट करना ही सब कुछ नहीं है, आपको किसी न किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। उसको पूरी की पूरी आप अपनी हिस्ट्री दें, सिम्टम्स के बारे में बताएं और उसकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करें। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो पा रहा है कि डॉक्टर्स हर पेशेंट को देख नहीं पा रहे, हर पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहा। इसलिए फ़ोन के ऊपर भी चाहे हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसमें पेशेंट का फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है।
और डॉक्टर जो भी एडवाइस करे, इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रीटमेंट या प्रिकॉशंस बताएं, उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि सपोज़ मैंने किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दी, मैसेज करके किसी को आगे भेज दिए कुछ मेडिसिन के नाम, बड़े कॉमनली लोगों ने जानना शुरू कर दिया उनको। हो क्या रहा है, वही किसी और पेशेंट को या उसके पेशेंट के किसी नॉन आदमी को कोई सिम्टम्स होते हैं, तो ये साहब अपनी वही प्रिस्क्रिप्शन आगे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना वो मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर पेशेंट एक जैसा नहीं होगा, हर पेशेंट का मेडिसिन का रिस्पांस, सिम्टोमेटोलॉजी दूसरे से डिफरेंट होगी। तो वो सेल्फ मेडिकेशन पार्ट नहीं होना चाहिए। हर किसी को किसी न किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहिए। सर ये एक चीज़ मुझे बताइए कि कोविड का जो साइकिल है, मतलब पेशेंट का इन्फेक्टेड होना, फिर उसका पॉजिटिव चलते रहना, कंटिन्यू पॉजिटिव आना और फिर कितने दिनों के बाद ऐसा है कि जो पेशेंट है खुद को ये समझे कि अब उसने जो कोविड का ये बैड टाइम था ये क्रॉस कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि 7 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है, कुछ कहते हैं 14 डेज़ के बाद। तो एक्चुअल में ये कितने डेज़ का सारा जो क्राइसिस का पीरियड है ये कितना रहता है कोविड का? 10 से 14 दिन कम से कम। अगर कोई आदमी 10 दिन तक ट्रीटमेंट में है, उसकी कंडीशन वर्स नहीं हुई और वो ये बता सकता है कि पिछले 3 दिन से उसको कोई सिम्टम नहीं था, 10 दिन पूरे हो गए, या उसके साथ में ये भी राइडर है कि पिछले 72 घंटों से उसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई खांसी जुकाम या बुखार नहीं है, तब हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये पेशेंट ठीक हो गया। और ये जो पीरियड है 10 और 14 दिन के बीच में है। 7वें दिन का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि 7वां दिन हमारे हिसाब से क्राइसिस वाला टाइम हो सकता है, तो 7वें दिन पे बाहर आना बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है। ज़्यादा 6ठे 7वें दिन 8वें दिन आदमी को ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, और जिस डॉक्टर के कांटेक्ट में है वो डॉक्टर भी उस टाइम ज़्यादा अलर्ट होते हैं पेशेंट के कंडीशन को लेकर। सर सिम्टम्स क्या क्या हैं कि जो पेशेंट को नोट करना चाहिए, और उनमें से भी मेजर सिम्टम्स कौन से हैं? कुछ तो कॉमन सिम्टम है कि आपको फीवर है तो कुछ लोग बोलते हैं वायरल होगा, या हल्की खांसी हुई तो ये लोग बोलेंगे कि फ्लू होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे कि ये 90% तक आपको कंफर्म हो जाता है कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम बताएंगे हमारे जो व्यूअर्स हमको? एक तो मैं ये बताऊंगा जो बीमारी बहुत कॉमन हो जाए, फिर हम जब भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, अब देखिए ना, खांसी जुकाम बुखार बहुत सी कंडीशंस के सिम्टम्स हैं, फ्लूज में होगा या आम किसी और भी जो छाती की इन्फेक्शन है उसमें होगा। जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है और हमें इसका डर है, और ये बीमारी हमको संभलने का मौका कम देती है, इसलिए हम सबसे पहले प्रिज्यूम करते हैं अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज कि ये कोविड हो सकता है। और खांसी जुकाम बुखार यही कॉमन लक्षण है, मगर इसमें एक और चीज़ देखी गई है कुछ पेशेंट्स में कि उनको सूंघने की स्मेल उनकी ख़राब हो जाती है, उनको कोई स्मेल नहीं ठीक से आती, या मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, उनको चीज़ का खट्टे मीठे का कुछ टेस्ट में ना ठीक से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर माना गया है कोविड इन्फेक्शन में। ऐसे केस में हम पेशेंट को समझ लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। मतलब कि सेंस ऑफ टेस्ट खत्म हो जाता है या सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाएगी? कुछ दिन के लिए वो ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पाई गई है पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में, ये देखा गया है जी। तो जिसमें ये हो उसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, और हो या ना हो हम उसको फिर टेस्ट जरूर करेंगे। सर ऑक्सीजन लेवल कब कम होना शुरू होता है? क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि अगर कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, शायद फ्लू हो या कुछ और परेशानी हो, तो हम हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर लोड नहीं डालना चाहते, कहीं ना कहीं वो भी ठीक कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो कितने दिन या फिर क्या निशानियां जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो शो करती है कि अब आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होने की कगार पर आ चुका है, तो अब आपको समय रहते हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए? पहली चीज़ तो ये देखना कि पेशेंट को सांस लेने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, पहली बात, छाती में कोई बड़ा दबाव तो नहीं लग रहा, सांस लेने में बहुत मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही, पहली बात। कुछ चीज़ें तो ये पेशेंट खुद ही बता सकता है कि मुझे सांस लेने में मुश्किल आ रही है, सांस चढ़ रहा है, बड़ी रेस्टलेसनेस हो रही है, एक तो ये। दूसरा, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पहले तो ये कॉमनली सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही होता था, पर अब ये पब्लिक में भी बड़ा कॉमनली देखा जा रहा है। जैसे घर में थर्मोमीटर होता है, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर भी हर जगह, इवन सरकार ने भी बहुत जगह सप्लाई की है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए है। तो वो एक बड़ा सिंपल सा गैजेट है, उसे हम अपने ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक कर जस्ट उंगली को इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, कुछ सेकंड से हमें बता देती है।
तो नॉर्मल कोर्स में हम चाहते हैं कि 95 से लेके 100% तक अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है, हम बिल्कुल फिट हैं ऑक्सीजन के मामले में। 95 तक जब तक है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 94 से लेके 94 से नीचे आना शुरू हो और 90 तक, उसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और 90 से नीचे आए तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये चीज़ें पेशेंट खुद अपने माइंड में रख सकता है कि जब तक मैं 94 से ऊपर हूँ मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट आराम से चलता रहे। क्योंकि यह भी देखा गया है कि इस बीमारी के नाम से ही घबराहट हो जाती है, वो एंग्जाइटी जो है उससे भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो वो एंग्जाइटी पार्ट कवर करना ज़रूरी है कि हम डरे नहीं, तब तक अपने आप को सेटिस्फाइड रखें कि हमें खतरा नहीं है। और वही मैंने शुरू में जैसे कहा, किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, उनको टेलीफोनिकली अपनी कंडीशन के बारे में अपडेटेड रखना ज़रूरी है। और बाकी एक हेल्पलाइन नंबर है 108, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं और वो बड़े प्रॉम्प्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो वो तो एक आड़े वक्त के लिए एक स्टैंड बाई सिस्टम जो सिस्टम की तरफ से रखा गया है। मगर 95 से लेके 100 तक कोई चिंता नहीं, 94 और 90 के बीच में हो तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सर, लोग जो है वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए खासकर सरकारी अस्पताल में नहीं आ रहे हैं कोविड का। हालांकि फिगर्स तो बहुत ज़्यादा हैं रिकवरीज के, पर लोगों का ये बिलीव है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। एंड सिंस आप इसी इंस्टीट्यूशन में हैं जीएमसी जम्मू में, मैं ये एक बार फिर से बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जीएमसी जम्मू में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन्हीं से मैं जानूंगा सर, वेरी ऑनेस्टली आप इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर इलाज का स्तर क्या है और रिकवरी के कितने % चांसेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ जो मेरे कलीग्स और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सीनियर्स जितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और कितना अच्छा है मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगा तो मैं यहीं पे आऊँगा ट्रीटमेंट के लिए। इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अपने लिए ज़रूरत पड़ी मैं यहीं पे आऊँगा, पूरा भरोसा है यहाँ। तो सर एक चीज़ मुझे और बताइए, ये तो आपने जीएमसी के बारे में बता दिया, लोग अक्सर शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम जाते हैं, स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करता, टाइम बहुत लगाते हैं वो, और फिर ट्रीटमेंट भी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो लोगों की शिकायतें फिर इतनी क्यों बढ़ रही हैं? मैं ये आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमारा ये इंटरव्यू करने का पर्पस केवल हम एक स्लॉट को फिल नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन में आप हैं और जिस प्रोफेशन में हम हैं, हम पब्लिक को कंट्रीब्यूट करें। हमने पहले भी स्टोरीज कैरी की कि जो डेथ फिगर है वो इतना है नहीं जितना प्रोजेक्ट होता है कंबाइंड फिगर। तो ये भी लोगों में डर है कि जीएमसी में जाएंगे तो इलाज नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं होगा, बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आपके मुंह में, आपसे मुझे इसलिए कहलवाना चाह रहा हूँ कि लोगों को विश्वास हो जाए कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। परिस्थितियों में ये है कि एक सिचुएशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं बोलता, सिचुएशन बोलता हूँ कि जितना नॉर्मल कोर्स में हमारे डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन होता है डिजीज़ का और पेशेंट्स का, अभी उससे कहीं ज़्यादा मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई होके आ गया है। हमारा सिस्टम उतना ही बड़ा है। इस टाइम कई और स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स भी मेडिसिन और एनेस्थीसिया वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सीन है कि जैसे एक स्पेशलिटी में पेशेंट्स आते हैं, वो अपने पेशेंट निपटा रहे हैं, अभी हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स एक कॉमन पूल बना के एक रीइंफोर्स्ड फॉर्म ऑफ मैन पर दे के दिन रात यहाँ काम चला रहे हैं। उसके बावजूद जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है थ्रॉन्गिंग द हॉस्पिटल्स, वो इतना मल्टीप्लाई हो चुका है कि हर किसी को लगता है कि मैं एक इमरजेंसी हूँ। अगर मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं एक इमरजेंसी हूँ, दूसरे को भी लगता है इमरजेंसी है। मगर डॉक्टर्स ने एक एक को करके ही देखना है और प्रॉपरली देखना है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करना है। उसी तरह हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के साथ लगे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये लोग बिना खाना खाए, बिना प्रॉपरली सोए और बिना अपनी पर्सनल केयर किए दिन रात काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% परफेक्शन आएगी। आफ्टर ऑल डिमांड और सप्लाई में कभी कभी मिसमैच हो सकता है, मगर जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो फुली डिपेंडेबल और बड़ा सिंसियर एफर्ट्स के साथ प्रोवाइड कर रहा है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्टेटस है, और वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में मिथ है कि सेफ़ नहीं है, मतलब कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपने भी वैक्सीनेशन लिया होगा, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और ये बताइए कि कितनी जो है वो वैक्सीनेशन वाकई में सेफ़ है। वैक्सीनेशन में मैं शुरू से आता हूँ। हमारे घर में छोटा बच्चा जब पैदा होता है, हम उसको वैक्सीनेट करना शुरू करते हैं 6 हफ्ते की उम्र से। मतलब पैदा होते इंजेक्शन लगते हैं,
फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते की उम्र में भी इंजेक्शन लगता है उसको। और देखा गया कि आधे से ज़्यादा बच्चों को उसके बाद बुखार होता है, अच्छी तरह बुखार होता है। बुखार 6 हफ्ते वाले पे भी जब DPT या पेंटावेलेंट लगाते हैं उससे बुखार होता है, जब 10 हफ्ते पे लगाते हैं तो भी होता है, 14 हफ्ते पे लगाते हैं तो भी होता है। वैसे ही अगर हम किसी को टेटनस टॉक्साइड भी लगाते हैं ना, किसी को एक्सीडेंट होता है, टेटनस का इंजेक्शन, उनमें भी कईयों को एक आध दिन के लिए बुखार हो सकता है। वही चीज़ इस वैक्सीन के साथ भी है। मेरे को भी जब वैक्सीन लगा पहले दिन कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे हल्की हल्की सी बॉडी एक्स हुई, मैंने उसके लिए मेडिसिन नहीं ली। पर मेरे कुछ कलीग्स हैं उनका बड़ा बुखार हुआ, 2 दिन के लिए बुखार रहा। अगर हम कंपेयर करें वही चीज़ छोटे बच्चे के साथ, वो बच्चा सिर्फ ये नहीं बोलता कि मुझे दर्द हो रही है, बुखार तो उसका हम देखते हैं ना। तो वैसे ही हर वैक्सीन के साथ जब भी हम किसी को लगाते हैं थोड़ा सा रिस्पांस ऐसा आएगा। और ये रिस्पांस जो बेसिकली होता है, इसका मीनिंग ये भी होता है कि वैक्सीन ने अंदर जाके काम करना शुरू कर दिया है। अगर वैक्सीन अंदर जाके काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा। अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स फील करते हैं, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। मतलब कि सर बुखार होना इज़ अ पॉजिटिव साइन कि वैक्सीन काम करना शुरू कर गई। हाँ, बुखार नहीं हुआ ये नहीं कि नहीं होगा, मगर किसी केस में बुखार ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में बहुत हल्का हो के पता भी नहीं चलेगा, और किसी में ज़्यादा हो सकता है, 2-2 दिन भी रह सकता है। मगर ये सिर्फ एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का वैक्सीन की तरफ। तो आफ्टर एक नई चीज़ बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है तो बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें हल्की सी दर्दें, हल्का सा बुखार, किसी किसी केस में ज़्यादा, ये नॉर्मल फीचर्स है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सर क्या अपील करेंगे लोगों से आप खुद एज ए डॉक्टर वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन बहुत सेफ वैक्सीन है। देखिए दुनिया में कम से कम 150 लेबॉरेटरीज़ में वैक्सीन डेवलप करने की एफर्ट शुरू हुई थी लास्ट ईयर, पर उनमें से कुल मिला के 3-4 ही हैं जो आगे आए। इसका मतलब है कि बहुत साइंटिफिक रिसर्च के बाद जो बेस्ट पॉसिबल मिले उन्हीं को एक्सेप्ट किया गया है, उन्हीं को आगे फर्दर ट्रायल में लगाया गया, उन्हीं को आगे जो कैसे अप्रूव करके ह्यूमन यूज़ के लिए लाया गया। ये बहुत टाइम टेस्टेड ट्राइड वैक्सीन है जिसको हम ऐसे ही नकार नहीं सकते, और मुझे नहीं लगता इसको लगवाने में किसी को कोई डर होना चाहिए। हमने भी तो लगवाया, बिना कुछ सोचे हमने लगवा लिया। सर आखिरी सवाल, नेबुलाइज़र का यूज़ करते हैं लोग ऑक्सीजन के जो पैरामीटर्स हैं मेंटेन करने के लिए, कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है नेबुलाइज़र? क्या ये मिथ है या वाकई में काम करता है? ये अगर डॉक्टर की सुपरविज़न में हो रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि लोग इसी पे डिपेंड करें और बाद में इसी के भरोसे रहें और एक एडवांस स्टेज में लैंड कर जाए। ये एक डॉक्टर की सुपरविज़न में ही हो तो ज़्यादा अच्छा, खुद ना करें। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर राकेश वाल जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से जवाब दिया, और जीएमसी को लेकर भी हमने इनसे कुछ तीखे सवाल पूछे। तो इनका यही कहना है कि पूरा जो स्टाफ है वो दिन रात मेहनत करके इस प्रयास में लगा होता है कि जितने भी पेशेंट आए उन्हें बेहतरीन इलाज मिले। और उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ये बताया कि हल्का बुखार जो है वो एक पॉजिटिव साइन है कि जो वैक्सीन है वो आपके बॉडी में जो है वो अपना काम जो है वो करना शुरू कर चुकी है। और आप लोगों से इनकी भी अपील है, हमारी भी अपील है, और इसके अलावा भी मैं हर शो में आप लोगों से यही कहता रहता हूँ कि वैक्सीनेशन की तरफ जाइए। जितना ज़्यादा आप खुद को वैक्सीनेट करेंगे उतने ही जल्दी कोविड का जो संकट है वो आपके सिर से उतर जाएगा और ज़िंदगी जो है वो एक बार फिर से सामान्य तौर से चलना शुरू हो जाएगी। और ये जो संकट हम फेस कर रहे हैं, जो हमारी तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, शिक्षा प्रभावित हो रही है, हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, ये सब जो है प्रभावित होने से बच जाएगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।